Okay, students. So my name is Palak Patel. I'm working in the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari, in Civil Engineering Department. I'm going to teach you the subject is building and town plan. This subject is covered in a BE second year SEM 3, and in this lecture we are going to learn Unit 1 Introduction in Hindi language. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन। इन दोनों में वो खास डिफरेंस नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग क्या है कि हमारा जो बिल्डिंग का इनर पोर्शन है कि हमें रूम कैसे अरेंज करना है, अगर रूम हम बना रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो चीज़ें आती है प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग में। और आर्किटेक्चर कंपोजिशन ये है कि आपकी बिल्डिंग बाहर से कैसे दिखेगी। ओके मतलब बिल्डिंग प्लानिंग में क्या आता है, एस्पेक्ट आता है, रूमिनेंस आता है, ग्रुपिंग आता है। ओके मतलब हम बिल्डिंग के रूम को किस तरह अंदर से अरेंज करें, उसकी प्राइवेसी, सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें आती है प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग। पर आर्किटेक्चर में क्या आता है, यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट, मास। मतलब हमारी बिल्डिंग प्लानिंग क्या इनर साइड से बात करते हैं, जो आर्किटेक्चर बाहर से, कि हमारी बिल्डिंग बाहर से हम कैसे एक अच्छा लुक तैयार कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट, मास कंपोजिशन, प्रोपोर्शन, स्केल, एक्सेलरेशन, रिदम एंड कैरेक्टर, इन सब की मैंने डिटेल पे नोट्स बनाई हुई है। मैं यहाँ क्या करूँगा, आपको सिर्फ फिगर दिखाऊंगा और फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी मीन्स वननेस। वननेस मीन्स क्या कि हम बिल्डिंग पूरी एक दिखेगी, एक से दिखेगी। जैसे कि यहाँ देखिए ये बिल्डिंग है, यूनिटी मेंटेन हो रही है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, अगर मैं ये एक्सिस लाइन ड्रॉ करूँ तो हमारी बिल्डिंग दोनों तरफ से एक जैसी दिखेगी। इसे बोलते हैं यूनिटी, की मैंने बिल्डिंग की यूनिटी मेंटेन की है। ओके जैसे कि ये कुछ टेम्पल्स है, अगर मैं यहाँ से ये सेंटर लाइन ड्रॉ करूँ, एक्सेस लाइन ड्रॉ करूँ, या यहाँ से इसकी एक्सेस लाइन ड्रॉ करूँ, या यहाँ से इसकी एक्सेस लाइन ड्रॉ करूँ, तो मुझे तीनों बिल्डिंग में एक यूनिटी नज़र आएगी, है ना। तो इसे बोलते हैं यूनिटी। तो ये मेंटेन होनी ज़रूरी है, ये हम प्रिंसिपल से मतलब ये मेंटेन होनी ज़रूरी है। ओके अब उसके कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स है, अगर सेम साइज हो या सेम रिक्वायरमेंट हो, उसे हम कनेक्ट करके एक यूनिट की जैसा बनाते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि हमारी बिल्डिंग एक जैसी ना दिखे। जैसे कि इस यूनिटी में हमें दिख रहा है कि ये एक जैसी बिल्डिंग, ओके मतलब दोनों तरफ से सेम है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा कि आपकी बिल्डिंग एक जैसी ना दिखे। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट्स आ रहे हैं कि यूनिटी है मतलब एक जैसी दिखेगी, और कॉन्ट्रास्ट मतलब एक जैसी ना दिखे। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि हमारे आउटर फीचर्स की बात हो रही है। यहाँ ये बिल्डिंग का शेप देखिए, बिल्डिंग का शेप एक जैसा है, ये यूनिटी में है, लेकिन यहाँ इसके टोन्स अलग, कलर अलग करके, इसके डिफरेंट कलर की वजह से इसे अलग कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ओल्ड बिल्डिंग की तरह है और ये मॉडर्न बिल्डिंग दिख रही है। एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है, एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट दिया गया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, ये सभी गुंबज है, ये एक यूनिटी मेंटेन की कि अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये दोनों गुंबज, ये गुंबज एक समान दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अलग शेप की वजह से इस पे कुछ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, ये सभी घर एक जैसे है, यूनिटी मेंटेन की गई है, लेकिन अलग टोन, अलग शेप दिया गया है, इस वजह से इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखे। मतलब हमारी बिल्डिंग यूनिटी और कॉन्ट्रास्ट दोनों में प्रिफरेबल होनी चाहिए। हम एक शेप भी दे रहे हैं उसे, और उसमें कुछ टोन से कुछ आर्किटेक्चर फीचर्स ऐड करके कॉन्ट्रास्ट भी दे रहे हैं। अब अगर कॉन्ट्रास्ट आप ज़्यादा देकर प्रोवाइड ज़्यादा करोगे तो बिल्डिंग की वो इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा कि अब बिल्डिंग यार इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो कॉन्ट्रास्ट भी हमें इतना ज़्यादा नहीं देना है, जैसे यूनिटी भी हमें इतनी ज़्यादा नहीं देनी है। अगर हम एक जैसी बिल्डिंग लगाएंगे तो लगेगा यार ये तो एक सर की दिख रही है। हम उसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स डाल रहे थे, जैसे
इस बिल्डिंग की बात करें, अगर मैं इसमें यूनिटी मेंटेन कर रहा हूँ तो उसके सामने मैंने ये डोमिनेंट शेप डाल दिया है। तो ये यूनिटी मेंटेन तो है, लेकिन साथ में एक डोमिनेंट एरिया भी दिया हुआ है मैंने, जिस वजह से इसमें यूनिटी भी मेंटेन हो रही है और थोड़ा प्लेजेंट व्यू भी मिल रहा है। सेम कॉन्ट्रास्ट में भी यही होता है। मास कंपोजिशन मतलब 3 डायमेंशन शेप होती है, मतलब विड्थ लेंथ हाइट, उसको एक साथ किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मास कंपोजिशन और ये है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मास कंपोजिशन। मतलब हमारे ये फ्लोर बाय फ्लोर देखिए, ये एक मास है, सेकंड मास है, थर्ड मास है। हमने इसे इस तरह से मासेस को अरेंज किया है, एक के ऊपर एक रख के ये मासेस अरेंज किया गया, तो उसे कहते हैं वर्टिकल मास। और यहाँ ये देखिए, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल मास को मतलब एक 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल मास कंपोजिशन। अब ये एक यूनिटी की तरह भी ले सकते हो कि हाँ देखो, इसमें मैंने यूनिटी मेंटेन की है, इस पे भी यूनिटी मेंटेन की गई है ना। तो ये भी एक चीज़ है कि मास कंपोजिशन के साथ साथ यूनिटी भी मेंटेन की गई है और कॉन्ट्रास्ट भी दिया गया है। अब प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन क्या है कि अगर मैं स्क्वायर रूम बनाऊँ, स्क्वायर रूम है मेरा, तो मुझे वो रूम इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा यार ये तो बंद बंद है, छोटा सा है। और उसी साइज़ का, उसी एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं अगर रेक्टेंगुलर रूम बनाऊँ, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर मैं रेक्टेंगुलर रूम बनाऊँ, तो मुझे लगेगा यार ये तो अच्छा रूम है, अच्छा दिख रहा है। सेम चीज़ अगर सीलिंग हाइट 5 मीटर रखनी है मुझे, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये प्रोवाइड करनी अलाउ नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हमारी सीलिंग हाइट क्या होती है, 3 मीटर, वहाँ मैं 5 मीटर सीलिंग हाइट रख रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत हाइट दिखेगी और मुझे वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये होता है प्रोपोर्शन कि आप लेंथ विथ हाइट को इस तरह अरेंज करें कि आपकी बिल्डिंग एक प्लेजेंट व्यू में दिखे। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आप सीलिंग हाइट 5 मीटर रख सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग या कोई कोर्ट एरिया का ऑडिटोरियम, वहाँ पे हम 5 मीटर सीलिंग हाइट रख सकते हैं, वहाँ रिक्वायर है 5 मीटर की। लेकिन जहाँ रिक्वायर नहीं है वहाँ 5 मीटर क्यों रखना है। तो ये होता है प्रोपोर्शन कि हम लेंथ विथ और हाइट को किसी तरह मेंटेन करें। You can see here is a column height and here is a roof. This ratio is between 1:2. This building column height and roof ratio means here is a 2 meter, here is a 1 meter. This 1 and 2 is proportion will be maintained. अब नेक्स्ट होता है स्केल। स्केल का सिंपल डोमिनेंस सिंपल डेफिनेशन है कि हम उसे स्केल मेंटेन करें, मतलब साइज ऑफ डोर, विंडो, स्टेयरकेस, उसकी हमें स्केल मेंटेन करनी है। अगर मैं ये डिफाइन करूँ कि चलो डोर मैंने छोटा बना दिया, उसके सामने स्टेयरकेस बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि मैंने स्केल मेंटेन नहीं किया। ओके, अगर स्केल प्रॉपर्ली मेंटेन होगा तो आपकी बिल्डिंग अच्छी दिखेगी ना। और स्केल किस पे डिफाइन किया जाता है, स्केल को किस बेस पे मेज़र किया जाता है कि आप ह्यूमन फिगर के बेस पे वो स्केल मेज़र किया जाता है। अगर स्केल में अगर मैं डोर की जगह रख रहा हूँ तो मैं 7 फीट रखूँगा, वहाँ मुझे 10 फीट की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्केल मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे डोर ही चाहिए ना। विंडो कभी देखिए 8 फीट की। स्टेयरकेस, जहाँ मुझे कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहाँ मुझे स्टेयरकेस बड़े चाहिए होंगे जिसकी लेंथ ज़्यादा हो। लेकिन जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग आते हो वहाँ इतनी बड़ी स्टेयरकेस की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ हम 3 मीटर के स्टेयरकेस रख सकते हैं। हाँ सॉरी, 3 मीटर नहीं, 3 फीट के स्टेयरकेस रख सकते हैं। तो ये होता है स्केल। अब ये स्केल को समझना है तो ये कुछ फिगर से मेरे पास ये हाई राइज बिल्डिंग की फिगर है। यहाँ से देखिए, ये स्केल की तरह एक समान, मतलब यहाँ हाइट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से यहाँ विड्थ कम है, यहाँ हाइट कम है तो उसके हिसाब से यहाँ विड्थ ज़्यादा है। तो ये स्केल मेंटेन किया गया है उसकी हाइट के बेस पर। नेक्स्ट वन से एसोटेशन। एसोटेशन में 2 एलिमेंट होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव एलिमेंट। पॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या कि जो फंक्शनल होता है, मतलब बिल्डिंग का जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, मतलब कॉलम हुआ, बीम हुआ, स्लैब हुआ या वॉल हुई, वो पॉजिटिव एलिमेंट है। हाँ, मतलब मुझे वो चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसका कुछ फंक्शन है बिल्डिंग के अंदर। और नेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या कि वो आर्च है, लिटर है, जो सिर्फ हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए लगाते हैं। मतलब हम वॉल पे कोई टाइल्स लगा रहा हूँ तो वो नेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि वो बस
डेकोरेशन पर्पस के लिए रखा जाता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता। समझ में? जो रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट है वो रिक्वायर है, नेगेटिव एलिमेंट निगलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ चलो मुझे यहाँ आर्च नहीं लगाना, मुझे यहाँ लीटर नहीं लगाना, वहाँ मैं सीधा स्लैब या बीम भर देता हूँ। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि हाँ चलो यहाँ मुझे आर्च नहीं लगाना, ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए। अगर बेटर व्यू चाहे तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए आर्च लगाना ज़रूरी भी है, लेकिन वो एक नेगेटिव एलिमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन पॉजिटिव एलिमेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उससे निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ आपको आपका कॉलम चाहिए वहाँ तो आपको कॉलम लगाना ही होगा। ये होता है पॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव एलिमेंट। मतलब पॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट है उस बिल्डिंग के, तो उसका फंक्शन है, वो रिजिड है, वो आप वहाँ से हटा नहीं सकते। जबकि नेगेटिव एलिमेंट क्या है कि उससे आप चेंज कर सकते, क्योंकि वो उसका कोई फंक्शन नहीं, वो बस डेकोरेटिव के लिए है। सेम होती है रिदम। रिदम मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो रिपीट होते हैं पर सेम डिस्टेंस और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्टेंस। लाइक you can see here is a हवा महल इन राजस्थान। यू कैन सी देयर इज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, जैसे कि बालकनी रखी हुई है, विंडो रखी हुई है, बड़ी विंडो के बाद साइड में छोटी विंडो है, छोटे विंडो के साइड में वापस बड़ी विंडो है। तो ये रिदम मेंटेन की गई है यहाँ पे। सेम थिंग कुतुब मीनार में देखिए, ये वाली बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग, यहाँ भी रिदम मेंटेन की है। मतलब एक स्क्वायर रखा हुआ है, उसके बाद एक सर्कल शेप है, उसके बाद वापस स्क्वायर शेप है। ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर शेप है, उसके बाद सर्कल शेप है, उसके बाद वापस स्क्वायर शेप है, और यहाँ पे बालकनी और ऊपर का पूरा ये रिदम मेंटेन किया गया है। कुतुब मीनार में रिदम मेंटेन किया जाए तो टॉप से लेकर बॉटम तक रिदम मेंटेन किया गया है। मतलब वो श्रिंक होता जाता है अगर साथ में देखें तो, और उसके साथ साथ उसकी रिदम भी मेंटेन की गई है। ओके, ये होती है रिदम। नेक्स्ट होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या कि आपकी बिल्डिंग कौन से फंक्शन के लिए बनी है, उसके लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 3 कैरेक्टर है हमारे पास, फंक्शनल कैरेक्टर, ट्रेडिशनल कैरेक्टर और पर्सनल कैरेक्टर। फंक्शनल कैरेक्टर मतलब क्या कि हमारी बिल्डिंग हमें पता है कि वो क्यों बनाई गई है, हम बस बिल्डिंग का देखते हैं और मैं कुछ फंक्शनल चीज़ें देख लेता हूँ। जैसे कि इस स्कूल बिल्डिंग में, ये स्कूल बिल्डिंग के अंदर मैं यहाँ ये प्लेग्राउंड देख सकता हूँ, यहाँ डोर और यहाँ सुन कुछ चार्ट लगे हुए हैं, ये विंडो है। ओके, ये चीज़ें देख सकता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा चलो ये तो स्कूल बिल्डिंग है। फंक्शनल चीज़ें दिख जाती है ना। ये देखिए ये इतनी बड़ी बालकनी क्यों रखी हुई है यहाँ पे, ये फंक्शनल है, वो चीज़ें मुझे दिख गई। मतलब ये स्कूल बिल्डिंग के लिए फंक्शन किया गया है। जबकि ऑफिस बिल्डिंग में यहाँ मुझे चेयर दिख रही है, ये लैपटॉप दिख रहा है। ओके, चेयर दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है। मतलब मैं बात से देख कर कह सकता हूँ हाँ ये ऑफिस बिल्डिंग है, यहाँ लोग काम करते हैं क्योंकि यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है। ओके, तो ये फंक्शन है। मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि हाँ चलो ये इसी काम के लिए बनाया गया होगा, ये बिल्डिंग इसी फंक्शन के लिए बनाई गई होगी। तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें रखी जाती है। सेकंड होते हैं ट्रेडिशनल कैरेक्टर। ट्रेडिशनल कैरेक्टर मतलब क्या कि वो कई साल से फॉलो होते आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है मॉस्क। मस्जिद में आप गुम्बज देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ मंदिर में हमें ये शिखर दिख रहा है, उसके ऊपर लहराता हुआ ये फ्लैग। देन आफ्टर चर्च में मुझे ये क्रॉस दिख रहा है, और ये गुम्बज की जगह ये हो गया पॉइंटेड शिखर। तो ये ट्रेडिशनल कैरेक्टर मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वो कई सालों से कई सदियों से चले आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता। तो एक कैरेक्टर रिक्वायर्ड है। अगर मैं मस्जिद बना रहा हूँ तो उसमें शिखर नहीं बना सकता, क्योंकि मस्जिद है तो उस पर ऊपर गुम्बद ही आएगा, ये कंपलसरी है। कुछ फीचर्स कंपलसरी है ना मस्जिद की। जैसे कि मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में मुझे ये स्टेप लगाने हैं। अगर मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ तो मस्जिद में ज़्यादातर लोग फाउंटेन्स लगाते हैं। ओके,
तो ये फीचर्स है, जैसे कि चर्च के अंदर मुझे कैंडल लगानी है तो कैंडल स्टॉल भी जगह भी होनी चाहिए। तो ये सब फंक्शनल या ट्रेडिशनल कैरेक्टर है कि मतलब हाँ मैं ये बना रहा हूँ तो मुझे ये ट्रेडिशनल कैरेक्टर फॉलो करना है जो कई सदियों से चला आ रहा है। ये ट्रेडिशनल कैरेक्टर हुआ। लास्ट वन है पर्सनल कैरेक्टर। पर्सनल कैरेक्टर मतलब क्या कि मेरी अपनी सोच कि मुझे कौन सा चीज़ मेरे घर पे लगानी कि अच्छा हाँ पता चले कि हाँ, ये मेरा घर है या ये सर का घर है, सब कुछ पता चले, ऐसा कुछ पर्सनल कैरेक्टर। जैसे आप अगर कभी अपने दोस्तों को घर पे बुलाते हो तो कहते हो ना कि हाँ देखो मेरा घर का कलर ये है, मेरे घर वहाँ से इस तरह का दिखता है, आपको रोड से भी दिख जाएगा, है ना। पर्सनल कैरेक्टर के मतलब आप अपने घर में किस तरह के फीचर्स लगाना चाहते हो वो पर्सनल पे डिपेंड करता है, मतलब उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ लेकिन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है कि आपका घर आप दूसरों से अलग दिखे। सेम सेम फंक्शनल कैरेक्टर की बात भी यही है कि अगर एजुकेशन बिल्डिंग है तो वो अलग दिखनी चाहिए कंपेरेटिव टू ऑफिस बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या अपार्टमेंट। जबकि ट्रेडिशनल कैरेक्टर की बात की जाए तो ट्रेडिशनल कैरेक्टर सीधे से चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। मतलब कैरेक्टर इसलिए लिखा जाता है कि हमें पता चले कि हाँ ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई है, इसका फंक्शन ये है। ओके, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये एक फिगर है, आई होप आप समझ गए हो कि मैंने ये फिगर क्यों रखी, मोटिवेशन के लिए। अब यहाँ ये फीचर देख के डिसाइड करिए कि आप अभी कौन से स्टेज पे पहुँचे हो, कौन से स्टेप पे हो। ओके, डिसाइड कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग बाय लॉस। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।